दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं भाई एक बार आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हमारी कल क्लास हुई थी लास्ट संविधान सभा के ऊपर। हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने बात करी थी कि किस प्रकार से भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कैसे उसने अपना काम किया था और कैसे संविधान की रचना की थी। पिछली 5 क्लासों में हमने इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी कि भाई संविधान आपका बन चुका है, संविधान को हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपने आप को समर्पित कर दिया, या हम ये कहें कि हमने संविधान को अपना लिया। यहां पर बात आई थी कि भाई संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ये सारी बातें अपनी पिछली क्लासों में हो चुकी हैं। अब जब संविधान बन चुका है तो वहां की स्थिति, जिस दिन संविधान बना तो वहां की स्थिति, और फिर उसके बाद जो संविधान में हमारा जो टॉपिक आता सबसे पहले वो निकल करके आता आप लोगों का संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है तो यही रहेगा कि संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा है वो है प्रस्तावना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी में प्रस्तावना। प्रस्तावना के ऊपर हम बात करेंगे, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक बार हल्की सी झलक दिखा देता हूं संविधान सभा और संविधान की, और जोड़ देता हूं एक बार आप लोगों को इससे। तो चलिए दोस्तों, जहां से हमने पहली क्लास शुरू करी थी कि किस प्रकार से भारत के अंदर संविधान सभा की जरूरत पड़ी, कैसे लोगों की समझ में आई, ये क्लास हमने वहां से शुरू किया था इसको बताना। एक बार इमेजिन करेंगे, जैसे आज जो संविधान हम देख रहे हैं वो संविधान था नहीं हमारे पास, ना हमारे पास कोई किसी प्रकार की व्यवस्था थी। और ये चीज जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया, अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं, और तुम यहां अपनी व्यवस्था बनाओ। और व्यवस्था अगर तुम यहां पर बना लेते हो, या राज व्यवस्था जिसके नाम से आप लोग जानते हैं, जिसे पॉलिटी के नाम से भी आप लोग यहां पर समझते हैं, वो व्यवस्था बनाई उन्होंने। और पहली व्यवस्था, इस व्यवस्था में पहली जो कड़ी थी वो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बार इन्होंने भारत में लिखित कानून बनाया, ऐसी व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है और केवल अंग्रेजों के लिए काम कर रही है। उस व्यवस्था के ही दम पर इन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, या हम कह सकते हैं कि भारत को इन्होंने गुलाम बनाया। अब जब बाद में विश्व की कुछ स्थितियां इस प्रकार से हुई, कुछ अंग्रेजों की भी जरूरत बढ़ी, उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार किया, हमारे भारत के लोग जागरूक हुए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जो वर्ल्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी उन लैंग्वेजों के माध्यम से उन्होंने जब दुनिया के दूसरे लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो उन्हें एक बात समझ में आई, और बात समझ में ये आई कि भाई हमारी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी भी एक राज व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए काम करे। ये सारी बातें जब अंग्रेजों के द्वारा पहले समझी गई, बाद में हमने समझा जब इस बात को, तो हमने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी। और पूछा जाता बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार संविधान सभा की डिमांड कब रखी गई, तो फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1895, 1895 में पहली बार अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी कि भाई एक सभा हो जो संविधान का, भारत में एक संविधान लिखे, और वो भारत के लोगों के द्वारा ही लिखी होनी चाहिए। इस प्रकार की डिमांड वहां से उठती गई, और आपकी 1934 में 1934 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय एम.एन. रॉय, और जो पहली डिमांड थी अनऑफिशियल डिमांड, वो बीजी तिलक के द्वारा करी गई थी। यहां से हमारा सफर शुरू हुआ था, एक लड़ाई शुरू हुई थी कि हम किस प्रकार से हमने अपने संविधान की रचना करनी है, या कौन लोग करेंगे। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सारा कुछ वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, हमने जो डिमांडें रखी, भारत के लोगों का जागरूक होना, और ये सारी बातें एकदम से इकट्ठा होकर के अंग्रेजों को मजबूर किया, और अंग्रेजों ने भारत में संविधान सभा बनाने के लिए लास्ट टाइम जो उन्होंने 1946 में अपनी कैबिनेट मिशन के नाम से एक मिशन भारत भेजा था, और उस मिशन ने यहां पर आकर के ये डिसाइड किया कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, जो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, संविधान सभा में उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। या हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक आंकड़ा ये बनाया कि भाई भारत के अंदर
लगभग उस समय 40 करोड़ 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, और उस जनसंख्या को डिवाइड करके उन्होंने 389 यहाँ संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रखी, और वहां से फिर इन्होंने चुनाव करवाया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। इस चुनाव में स्टेट काउंसिल्स के जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया, जिनकी संख्या 1585 थी। और इस प्रकार से जैसे ही आपकी संविधान सभा बनी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। वहां पर पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एंड देन उसके ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में। वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और साथ ही एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य को यहां पर इन्होंने उपाध्यक्ष चुना। और इस तरीके से जब इन्होंने संविधान सभा ने तीसरी जो बैठक थी, बड़ी अहम बैठक थी, 13 दिसंबर 1946, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इस प्रस्ताव को जाना गया। और यही प्रस्ताव आगे चल करके हमारी उद्देशिका या प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना गया। और यहां हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हम किस प्रकार का संविधान या किस प्रकार का भारत हम यहां पर बनाने वाले हैं। और उसके बाद संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया, वहां पर समितियों का गठन किया गया, और लास्ट इन्होंने जो बैठक रखी थी वो अपनी 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान को एक बिल के रूप में रखा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास्ड करके एक बिल था, उस बिल को रखा गया जिसपे 284 लोगों ने सिग्नेचर किए। यहाँ पर बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है कि संविधान के बिल पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे, तो 284 लोग। कुल लोग जो उस समय थे संविधान सभा के 299 लोग थे। यहां जब इस प्रकार का संविधान हमारा हो गया, ये सारी की सारी जो बातें मैंने एक साथ में लगातार आपको फास्ट बताई हैं, जो मेरे मित्र पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त पहली बार या मेरे कोई भाई बहन देख रहा है, वो कृपया करके इसी यूजुअल कोचिंग कैंपस चैनल के ऊपर हमारी पीछे इन्हीं टॉपिकों के ऊपर अपनी 4-5 क्लासें हैं। अगर आपने इनको बेहतरीन ढंग से समझना है तो वो क्लासें आप देखें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा प्रस्तावना। मैंने आप लोगों को जोड़ दिया, जब सारी चीजें हो चुकी है, संविधान बन चुका है, तो वहां संविधान जिस दिन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस दिन संविधान में आपका एक भाग पहला प्रस्तावना। साथ ही अगर हम बात करते हैं संविधान के भागों की, तो भाग थे कितने भाई आपके 22, और अनुच्छेद ये साथ साथ नोट करते रहेंगे भाई। अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो थी 395, और अनुसूचियों की जो संख्या थी, आपकी जो अनुसूचियां थी मूल रूप से 8। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को हमने जब अपनाया था, उस समय इसकी स्थिति थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अपनाया था, तो प्रस्तावना थी उसमें। मैंने कल बताया था आपको कि प्रस्तावना थी, लेकिन दोस्तों ये लागू कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, या हमने अपने आप को संविधान पर समर्पित किया, या हमने उसका माना कि आज के बाद हम इस संविधान के अनुसार अपनी जिंदगी जिएंगे, ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है, तो उस दिन यहां पर ये चीजें थी। और नोट डाल के एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन बन जाता आप लोगों का कि 26 नवंबर 1949 को जो आपके एक्ट थे, कितने एक्ट लागू हुए थे? क्योंकि यहां पर आपके हैं 395। यहां पर जो एक्ट लागू हुए थे वो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां पर जो एक्ट थे 15 या 16 मिल जाएंगे। किसी बुक में आपको 15 मिलेंगे, किसी में आपको 16 मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 16 एक्ट आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुए हैं। यहां जब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950, यहां पर मैं इस बात का जिक्र कर भी चुका हूं, फिर भी एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर जब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, आप 16 एक्ट यहां पर लागू कर रहे हैं, 16 अनुच्छेद या एक्ट कह सकते हैं आप, इनको लागू कर रहे हैं, तो पूरा संविधान लागू क्यों नहीं किया गया? हमने 2 महीने वेट क्यों किया? बड़ी अच्छी कहानी है इसके पीछे, मैं बताया हुआ है, फिर बता देता हूं आप लोगों को। देखो भाइयों, 31 दिसंबर 1929 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन
लाहौर के अंदर हुआ एक राष्ट्रीय, इसका नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कहां पर? लाहौर में। कहां पर भाई? लाहौर। और यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले आपके जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने यहां पर एक घोषणा करी या एक बात का यहां पर जिक्र किया कि आज के बाद हम 26 जनवरी को, हम कब है? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज, क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, किसी भी लेवल पे हो सकता है, आर्मी, एसएससी, एलडीसी, जो भी आपका लेवल है, हर जगह क्वेश्चन बनता है बड़ा सुंदर सा कि भाई पूर्ण स्वराज दिवस की बात पहली बार कब कही गई? तो 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां पर था आपका? लाहौर के अंदर था। यहां पर यह बात कही गई थी। बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। किसकी बात करी थी? पूर्ण स्वराज दिवस की, कि आज के बाद जो भी 26 जनवरी होगी, उस 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब जब ये बात हो गई तो यहां पर क्वेश्चन बनता कि पहला स्वतंत्रता दिवस भारत का या पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला, जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त है। अरे हाँ भाई 15 अगस्त होता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था आपका, ये 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था पहला। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं आगे। अब जब ये बात होगी, हमने उस दिन के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। अब देश हमारा आजाद 15 अगस्त 1947 में हो गया। अब स्वतंत्रता की डेट को हम बदली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश तो आजाद आपका 15 अगस्त को हो गया। अब स्वतंत्रता दिवस हमें कब मनाना पड़ेगा? 15 अगस्त को ही मनाना पड़ेगा। लेकिन 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने के लिए, या ये कहें कि जब जो दिन हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन के महत्व, उस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए हमने संविधान को 2 महीने डिले किया और पूर्ण रूप से उसको कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आज हम उस डेट पर 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, जिसको आप लोग समझते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं, या गणतंत्र दिवस कहते हैं भाई। गणतंत्र दिवस के तौर पर हमें इसे मनाते हैं। आज आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। इसके पीछे कारण था, वो मैंने बात पर्दे के पीछे की थी, आपको बता दी। यहां आपकी जो क्वेश्चन है बहुत सारे, 3, 4, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों बड़े ध्यान से एक एक बात को नोट करना और वीडियो स्किप नहीं करना। जहां वीडियो स्किप करी, क्वेश्चन गया तो ड्रेस भी गई। आर्मी वाले, एयरफोर्स, नेवी, ये सब ध्यान रखेंगे इस बात को, गए भाई तो स्किप नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा रिपब्लिक डे। कोई कंट्री गणतंत्र, भारत गणतंत्र बना। आप लोगों ने सुना कि भारत गणतंत्र बना, बिल्कुल सही बात है, आपका गणतंत्र बना। अब गणतंत्र किस कंट्री को कहते हैं या किस देश को कहते हैं? जहां पर उस देश के हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए। यानी कि भारत के हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति। भारत के हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। जनता कैसे करती है? अप्रत्यक्ष रूप से करती है, इनडायरेक्ट रूप से करती है। और यहां पर पूछा जाता है कई बार, देखिए मैं राष्ट्रपति टॉपिक नहीं है, मेरे टॉपिक पे आऊंगा मैं, जब कभी राष्ट्रपति कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। प्रकार पूछे तो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से, और अगर पद्धति पूछ लेता है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक उसी समय जब 26 जनवरी 1950 को आपकी प्रस्तावना को संविधान के साथ जोड़ा गया, या कह सकते हैं संविधान में उसी दिन से इसको लागू किया गया। तो आज का जो विषय अपना प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या था देखिए, प्रस्तावना की बात करते हैं। एक बार भाई मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, अदरवाइज साथ के साथ नोट करना भाई। समय थोड़ा सा कम रहता है, स्पीड मेरी ज्यादा है, तो अपने फोन में स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेंगे यूट्यूब में, और फिर उसको तसल्ली से सुनेंगे भाई। एक बार 2 बार अगर वीडियो देख ली तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। 2 से 3 बार देख ली तो कहने ही क्या है,
वीडियो जरूर एक बार आप तसल्ली से पॉइंट जो भी हैं इनको नोट करते रहेंगे। चलिए भाई, अब बात आती है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा था, नहीं था, कब बना, कैसे जोड़ा गया, ये एक अलग मैटर है। यहां पर ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है आप लोगों का, आपके लेवल से बाहर है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए, प्रस्तावना सबसे पहले तो ये आती है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की जो अवधारणा हमने ली, यानी कि प्रस्तावना होनी चाहिए, ये हमने कहां से लिया। प्रस्तावना होनी चाहिए, ये चीज हमने अवधारणा, दो चीजें होती हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भारत में प्रस्तावना की अवधारणा हमने कहां से ली है। चलिए साथ ही बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना की एक हो गया आपका अवधारणा, दूसरी है प्रस्तावना की भाषा। तो भाषा की अगर हम बात करते हैं, जो भाषा है प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया, कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की परिभाषा या भाषा जो लिखी गई लैंग्वेज है उसकी बात करते हैं, तो कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही हम बात करें अवधारणा की, था तो मेरा मन कि एक मैं क्वेश्चन छोड़ दूं, या विचार कह सकते हो आप इसको, थॉट कह सकते हो, बट बता देता हूं आपको मैं। यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना का विचार लिया। क्या लिया? विचार कह सकते हो, थॉट कह सकते हो, अवधारणा कह सकते हो। हमने कहां से लिया इसको? यूएसए से। यूएसए की बात करें तो दुनिया का पहला लिखित संविधान आपका यूएसए का ही है। दुनिया का पहला लिखित संविधान आपका कहां का है? यूएसए का। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान की भी अगर हम बात करते हैं छोटा, तो लिखित संविधान छोटा, तो ये भी आपका यूएसए का है। देखो दो क्वेश्चन, पहला ये कि प्रेम्बल की अवधारणा हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। अब यूएसए की बात चली तो दो बातें यहां पे नोट करेंगे कि दुनिया का सबसे पहला संविधान कौन सा था आपका? यूएसए का ही था। सबसे छोटा संविधान भी यूएसए का ही है। ये लिखित संविधान की बात हो रही है। किस संविधान की बात हो रही है? लिखित संविधान की बात हो रही है। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, लिखित संविधान की हम बात कर रहे हैं तो जो दुनिया का पहला यूएसए का जो संविधान था पहला, ये कब लिखा गया था? तो मित्रों 1787। और यहां पर जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, वो गलत क्वेश्चन करते हैं, इसका गलत आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। वो 1789 आंसर कर देते हैं इसका आंख मीच के। वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखा कब गया है, ना कि लागू कब हुआ है। तो जो 1789 जो डेट है आपकी, ये दुनिया का पहला संविधान, दुनिया का पहला संविधान है जो लिखित है और लागू हुआ। लिखित और लागू हुआ कौन सा भैया? आपका यूएसए का संविधान। लिखा कब गया है? 1787 में। लागू कब हुआ आपका? ये 1789 में। साथ के साथ नोट्स बनाएंगे भाई बड़े सुंदर से, बहुत काम आएंगे आपको लाइफ टाइम के। 1789 में ये संविधान आपका लागू हुआ। यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, चल रहा है, जब बात आई रही है संविधान की, तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार संविधान की प्रकार की अगर हम बात करते हैं, संविधान के प्रकार, तो दो प्रकार के हैं। एक होता आपका क्या भाई? कोडिफाइड और एक होता आपका अनकोडिफाइड। कोडिफाइड जो संविधान होता है वो कौन सा होता है आपका? रिटन संविधान, जिसको लिखा गया है। रिटन संविधान या लिखित संविधान भी आप इसको बोलते हैं। लिखित या रिटन जो संविधान आपका, उसको क्या कहा जाता है? कोडिफाइड संविधान। ध्यान रखना, हो सकता है रिटन ना मिले, हो सकता है लिखित ना मिले, सीधा सा ऑप्शन में मिल जाए। कोडिफाइड संविधान किसे कहा जाता है? जो संविधान लिखा गया संविधान है उसे कोडिफाइड कहा जाता है। लेवल बड़ा अच्छा क्वेश्चन का है, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं ज्यादा डीप चला गया हूं, लेकिन फिर भी बहुत सी अच्छी ऐसी चीजें हैं जो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे को बताऊं ही बताऊं, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोडिफाइड संविधान कौन सा होगा आपका? जो संविधान लिखा गया है या रिटन किया गया है वो कोडिफाइड। और अनकोडिफाइड संविधान कौन सा हो जाएगा? जो संविधान आपका लिखा नहीं गया है या अनरिटन जो संविधान है। अनरिटन संविधान जो है या जो लिखा नहीं गया है, तो ये संविधान कैसा हो गया आपका? अनकोडिफाइड संविधान। दुनिया में दो प्रकार के संविधान है, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, लिखित अलिखित।
साथ ही कह सकते हैं रिटर्न, अनरिटर्न। अब यहां एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, सर जो संविधान लिखा गया है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, लिखे हुए संविधान को उसके अनुसार हम जिंदगी जीते हैं, उसके अनुसार आपके कानून चलते हैं, लिखा गया संविधान को। लेकिन जो संविधान लिखा नहीं गया है उसके रूल कानून कैसे फॉलो होते हैं, वो कैसे लागू होता है, किस आधार पर, व्हाट इज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, जो अलिखित संविधान है, अलिखित जो संविधान आपका, वो किस आधार पर चलता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो ये आपका परंपराओं के आधार पर आपका अलिखित संविधान चलता है। अलिखित संविधान किस आधार पर चलता है आपका, तो परंपराओं के आधार पर आपका अलिखित संविधान चलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी बनता भी आपका। अब दिमाग में बात ये आ रही होगी, सर परंपराओं के आधार पे कैसे चलेगा। तो देखो दोस्तों, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में मेरे फादर हैं, तो मेरे घर में मेरे फादर की चलेगी, ये हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है। अगर मेरे ग्रैंड फादर हैं तो मेरे घर में या तुम्हारे घर में तुम्हारे ग्रैंड फादर की चलेगी, यानी कि डिसीजन उनके मान्य होंगे। वो अलग बात है कि आजकल तुम चलने तो किसी के नहीं देते, वो डजंट मैटर, वो मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है। बट भारत के अंदर परंपरा है कि घर में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है उसी की चलती है। लेकिन ये लिखा कहां है, ये कहीं नहीं लिखा। इसलिए इसी प्रकार से आपका अनरिटन संविधान काम करता है, यानी कि परंपराओं के आधार पर। भारत में परंपरा यही है कि बुजुर्ग व्यक्ति की घर में चलेगी। चलिए दोस्तों, हमने यहां पर बात करी अपनी किसकी, एक बार रफ कर रहा हूं, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आ जाओ। अब बात आती है कि ये जो आपकी प्रेम्बल है, प्रेम्बल का थॉट हो गया कि हमने कहां से लिया, प्रेम्बल का भाषा होगी, प्रेम्बल की कहां से लिया, ये भी हो गया आपका। अब बात आती है कि प्रेम्बल जो निकल करके आई, वो इसका आधार, ये निकल करके कहां से आई, कहां क्या आधार था इसका, अवधारणा की बात हो चुकी है। अब आती है आधार। तो 13 दिसंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की थर्ड बैठक, तीसरी बैठक हुई है आपकी। पहली 9 को हुई है, बहुत बार बात हो चुकी है, सेकंड आपकी 11 को हुई है, ये भी बात हो चुकी है। थर्ड बैठक के अंदर जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल, श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक प्रस्ताव रखा था, ध्यान हो, मैंने पिछली क्लासों में बताया था, प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, या आप कह सकते हो इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहां पर रखा गया। और यही प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 को आपका यह प्रस्ताव पारित हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसी दिन हमें यह पता लगा कि हमारा संविधान कैसा बनने वाला है, या हम भारत में किस प्रकार की सरकार, राष्ट्रपति कैसा होगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, सरकार के अंदर जो सर्वशक्तिमान लोग होंगे वो कौन होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके अंदर थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर थी। या उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत बार पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। ये जो प्रस्ताव जो आपका पास हुआ 22 तारीख को, जो प्रस्ताव पास हुआ, इसी के आधार पर आपकी प्रस्तावना बनी हुई, प्रस्तावना आपकी इसी से बनी है, या ये कह सकते हैं इसी को ही उद्देश्य का, इसीलिए इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना, उद्देशिका, ये इसी के नाम है। क्यों, क्योंकि ये इसी प्रस्ताव से ली गई है, उद्देश्य प्रस्ताव से ही इसको लिया गया, सॉरी भाई, उद्देश्य प्रस्ताव से ही इसको लिया गया है, इसीलिए इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है, और प्रेम्बल के नाम से भी इसको जाना जाता है। 4 बातें यहां पर क्लियर हुई। पहली, ये प्रस्तावना यूएसए के थॉट हमने यूएसए से लिया, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। आधार की अगर हम बात करते हैं तो आधार हमने किससे लिया, उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया है, 13 दिसंबर
1946 को। पारित कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को। ये थी आपकी क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हल्का सा जो आपका था ये सिस्टम था। चलिए आगे बात करते हैं। अब जब प्रस्तावना का पहला ही वर्ड स्टार्ट होता है, एक बार आप इसको नोट करेंगे, मैं रफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं भाई। चलिए भाई दोस्तों, यहां पर बात आती है आपकी क्या? प्रस्तावना की। प्रस्तावना जो हमारी स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक शब्द का यहां पर मतलब है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, बता दूंगा आप लोगों को, जब संविधान हाथ खड़े कर देता है, जब एक्ट खत्म हो जाते हैं, तो प्रस्तावना का ही सहारा लिया जाता है। प्रस्तावना के ही सहारे हम किसी चीज का या किसी केस का या किसी भी बात का डिसीजन निर्धारित करते हैं। चलिए कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक वर्ड बस इतना सा ही, हम भारत के लोग। देखो कहने को तो सिर्फ इतना है, हम भारत के लोग। जहां इस वर्ड ने ये आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर दिया। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत में संप्रभुता किसके पास है, यानी कि संप्रभुता एक वर्ड आता है सोवरन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरन। हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है वो किसके पास है? भारत की जनता के पास है। यानी कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास है। ये वर्ड ये डिफाइन करता है, काफी बार पूछा जाता है कि भारत में जनता सर्वोच्च है, ये कहां पर लिखा गया है? तो आपका पहला वर्ड, प्रेम्बल का पहला वर्ड ये डिफाइन कर देता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द का अर्थ यही निकल करके आता है कि भारत में जनता सर्वोच्च है। हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मेड ऑफ इंडिया कह सकते हो आप। भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे समझना भाई, यानी कि सारी शक्ति किसमें होगी? देखो यहां पर पॉइंट नंबर 1, सर्वोच्च है। सर्वोच्च कौन? आपकी जनता। भारत में शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। दो चीजें यहां पर, जनता से ऊपर भाई भारत के अंदर है कोई भी पोस्ट नहीं है, यानी कि हर पोस्ट जो चुनी जाएगी वो कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। यहां पर पैतृक आधार पर कुछ भी नहीं है भाई। दूसरे देसी शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वो समय गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मित्रों आज तो जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। आपका जेनेटिक सिस्टम खत्म। चलिए अब बात यहां पे दो हो गई है। पूछे शक्ति किसके अंदर है? जनता के अंदर। सर्वोच्च कौन? आपकी जनता है। अब ये जनता भारत को बनाना चाह रही है। कैसा बनाना चाह रही है वो देखेंगे। देखिए SSDR कह सकते हो आप इसको, SSDR। हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? पहले एस से आपका अर्थ होता है सोवरन, सोवरन बनाएंगे। सोवरन का हिंदी में अर्थ होता है संप्रभु, संप्रभु बनाएंगे, संप्रभु। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बनाएंगे, समाजवादी, समाजवादी। तीसरा हो जाता है आपका, तीसरे एस से सेकुलर। क्या बनाएंगे? सेकुलर। ये नोट कर लेना, ये बहुत आगे काम आएंगे आप लोगों को भी। सेकुलर बनाएंगे यानी कि धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। ओके। चौथा आ जाता भाई आपका डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक होगा भारत। उसके बाद क्या बनाएंगे हम इसको? रिपब्लिक बनाएंगे भारत। और कैसा होगा आपका? रिपब्लिक, रिपब्लिक होगा यानी कि गणतांत्रिक, गणतांत्रिक होगा भारत। कैसा होगा आपका? गणतांत्रिक होगा। लोगों ने ये बोला कि भाई हम भारत को इस प्रकार का बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? SSDR, सोवरन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, आपका सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। जब हम भारत को इस प्रकार का बनाएंगे, एक एक वर्ड के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। बहुत शानदार टॉपिक है ये। अगर ये समझ में आ जाती है सारी चीजें तो समझ लेना पॉलिटी खत्म हो गई है आपकी।
ये जब इस प्रकार का भारत होगा तब हमें क्या मिलेगा? लोगों ने पूछा जब हमने भारत को ऐसा बनाया तो भाई हमारे को भारत से मिलेगा क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इन्होंने बताया तुम्हें मिलेगी, क्या मिलेगा आपको? जस्टिस मिलेगा। क्या मिलेगा? जस्टिस। जस्टिस, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और क्या मिलेगा तुम्हारे को भाई? फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम बोले तो आजादी मिलेगी, न्याय मिलेगा, आजादी मिलेगी। और क्या मिलेगा आपको? और भी इसके अंदर वर्ड जोड़े गए थे, जैसे आपका बंधुत्व है, बंधुत्व है, भाईचारा है, कह सकते हो आप। ये सारे के सारे वर्ड आपके किसके अंदर आते हैं? प्रेम्बल के अंदर आते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे आप लोगों से कि भारत में जब मैंने बात करी, जब इस प्रकार का हम भारत बनाएंगे तो हमारे को न्याय मिलेगा। यहां पर बात कर रहा है कि यहां बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है पीछे क्वेश्चन की भारत की संविधान की जो प्रेम्बल है या प्रस्तावना, उसमें कितने प्रकार के न्यायों का जिक्र किया गया है। साथ ही पूछ लिया गया है कि हमें आजादी या फ्रीडम, भारत के संविधान की प्रेम्बल में कितने प्रकार की फ्रीडम का यहां पर जिक्र किया गया है। बंधुत्व, भाईचारे का जिक्र किया गया है। ये सारी की सारी चीजें। और क्या मिलेगा हमारे को? इक्वलिटी मिलेगी, समानता। तीसरी चीज क्या मिलने वाली है हमारे को? समानता। जब हम भारत को इस प्रकार का बनाएंगे तो हमारे को समानता, न्याय और फ्रीडम, तीन प्रकार की चीजें यहां पर हमारे को मिलने वाली है। एक बार रिवाइज करा देता हूं भाई, थोड़ा सा टॉपिक जो आपका टफ है, हल्का सा। हमने बात करी प्रेम्बल की, यूएसए से थोट लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली हमने, उद्देश्य प्रस्ताव से इसका आधार बनाया। उसके बाद हमने इसको पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, इस टाइप का बनाएंगे। सोवरन होगा आपका, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, ये होगा। अब यहां पर सोवरन का अर्थ, पहले वर्ड को ले लो आप, संप्रभु। संप्रभु किसे कहते हैं? देखिए, स्वयं का प्रभु, यानी कि उससे ऊपर कोई भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? संप्रभु, संप्रभुता। यानी कि स्वयं का प्रभु, मेरे खुद के डिसीजन, मेरे डिसीजनों में कोई चेंजमेंट करने वाला नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका? संप्रभु। यानी कि देश जो हमारा है वो अपने आपके इंटरनल मुद्दों पर, आपके बाहरी मुद्दों पर किसी भी देश के साथ कोई समझौता कर सकता है। भारत के अंदर किसी भी राज्य को छोटा कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा सकता है, कोई भी समझौता कर सकता है। इसके ऊपर किसी दूसरे देश की कोई भी बातें चलने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये संप्रभु है। अगर इसमें किसी दूसरे देश का अगर इंटरफेरेंस होता है तो वो देश क्या होता है आपका? संप्रभु नहीं होता है, संप्रभु नहीं होता। यहां देश एक वर्ड आया आपका, देश है, तो यहां पर पूछा जाता है राज्य की आवश्यक तत्व। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो उसमें जनता होती है भैया आपकी, जनता। उसके बाद सरकार कह सकते हो आप, क्षेत्रफल कह सकते हो, सरकार या संविधान की बात हुई, क्षेत्रफल कह सकते हो, और संप्रभुता, 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 यानी कि देश वही होगा जो स्वयं का प्रभु होगा। उस देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बंधन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई बाहरी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होगा। तो हमारे भारत में हम संप्रभु हैं। हमारे भारत में क्या है? हम संप्रभु, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगला आता है आपका समाजवादी। समाजवादी, देखिए ये क्या है कि हम जो आइडियोलॉजी है, ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी आप कह सकते हो। समाजवादी का सीधा सा जो अर्थ है वो आपका किससे है? इकोनॉमिक्स से है। सरकार आपकी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को देखेगी, या सरकार कैसे यहां पर आपके साथ रिएक्ट करेगी अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो वो आइडियोलॉजी आपकी, हम यहां पर किसको अपना रखा? हमने समाजवाद। यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं होगा, अब मैं बताता हूं आपको इस पॉइंट को समझने के लिए। देखिए, जो वर्ल्ड वार हुआ तो इस दुनिया में दो प्रकार, इस दुनिया को दो भागों में बांट दिया। वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ने, या कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। जो अमेरिका था, एक का चौधरी अमेरिका, एक का चौधरी रशिया हो गया भाई। अगर देसी भाषा में बात करें तो अमेरिका ने उदारवाद को अपना रखा था और रशिया ने किसको अपना रखा था? समाजवाद को अपना रखा था। यानी इसमें क्या है कि उदारवाद क्या है कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि आप कैसे भी व्यापार करें, कैसे भी आप फ्री हैं, कोई भी आकर के व्यापार करे, गवर्नमेंट को ओपन जो आपकी व्यापार की नीति को अपनाती है। और समाजवाद में क्या है? इसमें कुछ सरकार का इंटरफेरेंस रहता है, इसमें समाज का सरकार का इंटरफेरेंस रहता है। तो यहां पर उस समय जब दोनों देशों में दो आइडियोलॉजी चल रही थी, तो उस समय जो भी देश
जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाता था, यह माना जाता था कि उस पाले में चला गया। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो यहां पर दो चीजें थी। हमने अपनाया किसको था? हमने अपना लिया था उदारवाद को, यानी कि ओपन नीति की कोशिश करी थी हमने। लेकिन जो हमारा झुकाव था वो किसकी तरफ था? समाजवाद की तरफ था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे उनका समाजवाद की तरफ झुकाव था। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा आपको। 1976 जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पद पर इन्होंने रसिया का दौरा किया, और रसिया का दौरा किया, और वहां पर जब वो वापस आए तो इन्होंने भारत में समाजवाद को लागू कर दिया। इस वर्ड पे बाद में भी और बात करूंगा मैं। जब यहां पर लागू किया गया तो पहले से हम उदारवाद अपना रखा हमने, फिर हमने समाजवाद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमने दोनों तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो क्या कहा गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना गया है। तो यहां पर हमने समाजवाद को लागू कर रखा। सेकुलर, अगली बात करते किसकी? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष आपका क्या भाई? देखिए, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, कोई भी धार्मिक कानून नहीं मानेगी, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, किसी धर्म को मतलब डिमोरलाइज नहीं करेगी। कहने का मतलब ये, जैसे अब इस चीज को ऐसे समझेंगे आप लोग। देखिए, जैसे जो अरब कंट्रीज हैं वो किसके अनुसार चलती हैं आपकी? वो चलती है इस्लाम धर्म के अनुसार, यानी कि जो उनके कानून है वो कहां पर लिखे गए हैं? इस्लाम के अंदर लिखे गए कानून के अनुसार चलती है। लेकिन भारत की जो सरकार वो कैसे चलती है? भारत के संविधान में जो कानून लिखे गए हैं उनके अनुसार चलती है। तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद आता है आपका डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है भाई? जो गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए है और जनता के लिए काम करे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मेड द पीपल, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई है, वो क्या कहलाता है? आपका डेमोक्रेटिक कहलाता है। डेमो प्लस क्राइटेरिया, इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, तब एक एक शब्द के प्रकार भी बताऊंगा तुम्हारे को, तो उस समय बात करेंगे। डेमोस प्लस क्राइटेरिया, यानी कि जनता और शासन, दो वर्ड यूनानी शब्द है भैया। उसके बाद आपका रिपब्लिक, जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता करती है, ये आपका क्या कहलाता है? रिपब्लिक कहलाता है, या कह सकते हैं इसको गणतंत्र राज्य या राष्ट्र कहते हैं भाई। ओके, जब ये सारी चीजें यहां पर लागू होंगी तो यहां पर मैंने बात करी जस्टिस, न्याय की बात करी, तो आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज के ऊपर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही बात करें जस्टिस, दूसरा सामाजिक होगा पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिकल न्याय मिलेगा आपको, यानी कि राजनीति। आप ऐसा नहीं है कि आप जाति धर्म के नाम पर आपके साथ भेदभाव कर दिया जाए, आप भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, या किसी एक व्यक्ति के वोट की पावर तो 10 वोटों के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल और उस न्याय की बात करी गई है। फिर उसके बाद क्या किया गया? समानता, इक्वलिटी की बात की गई है कि भाई कानून की नजर में आप सब समान रहेंगे, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति से है तो उसको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, किसी दूसरे वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऑफलाइन क्लास जब हमारी चलती है तो पॉइंट उठाया था, सर फिर ये आरक्षण क्या है? आरक्षण इट इज टेम्परेरी बेस, समाज में फैली वेरिएशंस को दूर करने के लिए टेम्परेरी बेस पे आरक्षण लागू कर रखा है कि भाई कुछ जो कास्टीज हैं, कुछ जो लोग हैं जो पहले समाज में उनको कह सकते हैं कि गलत नजर से देखा, आज वो उनको बराबर लाने के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण चला रखा है। तो यहाँ पर भी आपको इक्वलिटी मिलेगी, समानता मिलेगी आपको, चाहे वो नौकरी के लिए हो, अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता मिलेगी यहाँ पर आपको कि बराबर अवसर दिए जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद आपका क्या रहता है? जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, और स्वतंत्रता की बात करता है यहाँ पर कि पूरे देश में आप स्वतंत्र हैं, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्वतंत्रता के प्रकारों की भी बात रहेगी, आप किसी भी राज्य में जाकर के आप अपना भाई कुछ उद्योग लगा सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। साथ ही 2-3 वर्ड इसमें दिए, बंधुत्व, आप बंधुत्व और भाईचारे के हिसाब से यहाँ पर रहेंगे। ये हमारी प्रेम्बल है, ये हमारी प्रेम्बल, यानी कि पूरा जो हम कह सकते हैं कि संविधान का जो आईना है वो आपकी प्रेम्बल है। भारत के अंदर जो सरकार है उसका भी आईना क्या? आपका प्रेम्बल है। अब आगे यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। चाहे आप डायरेक्ट फोन करके आ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करके आ सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर भी डायरेक्ट आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपका सौवरन शब्द कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉमिनल, भारत में नॉमिनल संप्रभु कौन है? भारत में रियल संप्रभुता किसके पास है? नॉमिनल संप्रभुता। जैसे संप्रभुताओं की बात करेंगे तो बात आएगी एक्सटर्नल सोवरन, इंटरनल सोवरन, नॉमिनल सोवरन, रियल सोवरन और लीगल सोवरन।
ये 5 प्रकार की संप्रभुताएं रहेंगी आपकी। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉमिनल जो आपकी थी सोवरेन है वो किसके अंदर है। जैसे बोलते हैं ना, नाम मात्र के, आपके को नाम मात्र की ताकत किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो नॉमिनल जो सोवरेन आपकी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो ये सारी बातें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। जिस भी किसी मेरे भाई का कोई बहन का कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं किसी भी समय आप लोग। और वीडियो को कृपया करके कम से कम 2 बार अगर देखेंगे तो आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, एक बार नोट कर लें, बस इतना ही बहुत है। घड़ी मेरी तरफ इशारा कर रही है कि आपका समय समाप्त हुआ क्लास का। फिर मिलूंगा बहुत जल्द बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। देखिए छोटा सा स्टेज है हमारी, हम कहें इसको छोटी सी जगह से, और लेकिन जो कंटेंट आप पाओगे तो बहुत बेहतरीन लेवल का। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप कहीं से भी, किसी भी, कहीं कोई किसी लेवल से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि मैं बोल ही रहा हूं कि भाई मैं आर्मी और एसएससी लेवल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, बट फिर भी पढ़ाते पढ़ाते लेवल क्रॉस हो जाता है। उसके लिए मैं खैर माफी तो नहीं चाहूंगा क्योंकि ज्ञान ज्यादा ही दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे भाई।